चलें स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है, अब हम साइकिल्स को जो है वो स्टार्ट करते हैं और साइकिल्स की डिस्कशन में हम उनकी देखेंगे उनकी पीवी डायग्राम, प्रेशर वॉल्यूम, टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम किस तरह ड्रॉ करते हैं। देन वी विल सी हाउ टू कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट साइकिल। तो उन साइकिल्स में जो हमारे पास वेरी फर्स्ट साइकिल है दैट इज़ यूज्ड एज अ रेफरेंस साइकिल, उसे हम कहते हैं कार्नट साइकिल। अच्छा, अब कार्नर साइकिल की सबसे पहले जो थर्मोडायनामिक रिप्रेजेंटेशन है उसमें हमारे पास क्या होता है, वी हैव टू टेम्परेचर रेजर्वायर्स। हमने यहाँ पे जो वर्ड यूज किया है दैट इज द थर्मल रेजर्वायर। अब इसमें हमारे पास एक क्या होती है, हाई टेम्परेचर थर्मल रेजर्वायर होती है, दिस इज द TH। और एक हमारे पास होती है लो टेम्परेचर रेजर्वायर, दिस इज द TL। सो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय द थर्मल रेजर्वायर। थर्मल रेजर्वायर में बेसिकली जब हम थर्मोडायनामिक्स की सेंस में बात करते हैं तो थर्मल रेजर्वायर बेसिकली इज अ सिस्टम फ्रॉम विच इफ वी गेट सम हीट और इफ वी ऐड सम हीट, उस सिस्टम में से कुछ हीट को एक्सट्रैक्ट करें या सिस्टम के अंदर हीट एडिशन करें तो सिस्टम का टेम्परेचर जो है अगर तो कांस्टेंट रहता है तो उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज द थर्मल रेजर्वायर। इट्स जस्ट लाइक अ सी कि अगर आप उसमें से कुछ पानी निकाल लो या कुछ पानी ऐड कर दो तो ओवरऑल उसके वॉल्यूम पे ऐसा कोई इफेक्ट नहीं होगा बिकॉज इट इज इनफाइनाइट, तो उसे हम क्या कहते हैं, दिस इज द लाइक दिस। इसी तरह हमारे पास क्या होती है, थर्मल रेजरवायर होती है। इट मीन्स जब हम थर्मल रेजरवायर का आइडियली एक सिस्टम के अंदर जब हम कहते हैं कि दिस इज अ थर्मल रेजरवायर और उसमें से हीट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं या हीट ले रहे हैं तो हम कहते हैं कि उस सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट है और वहां पे जो प्रोसेस हो रहा है द प्रोसेस इज द आइसोथर्मल प्रोसेस। तो कार्नेट भी ये कहता है कि हम जब एज्यूम करते हैं कि सिस्टम जहां से हम हीट ले रहे हैं और एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो क्या है, थर्मल रेजर्वायर है, और जो प्रोसेसेस हो रहे हैं वो क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर या फिर आइसोथर्मल प्रोसेसेस हैं। सो इन बिटवीन टू टेम्परेचर रेजर्वायर वी हैव अ सम डिवाइस। वो डिवाइस क्या हो सकती है, इट कैन बी इंजन, इट कैन बी रेफ्रिजरेटर, एनीथिंग, इट कैन बी पंप, हीट पंप, कोई भी डिवाइस हो सकती है जो कि अकॉर्डिंग टू उसकी नेचर वो वहां पे उसका वर्क जो है वो प्रोड्यूस होगा। अच्छा, अब क्या होता है कि अभी हम क्योंकि इंजन की बात कर रहे हैं तो हमारे पास हमने यहाँ पे, हाँ जी फाहद क्या बात है, हमारे पास एक इंजन है। अब इंजन क्या करता है, हाई टेम्परेचर रेजरवायर से हीट लेगा। लेट्स से टेक सम हीट फ्रॉम हाई टेम्परेचर रेजरवायर, दिस हीट इज कन्वर्टेड इनटू वर्क and low temperature remaining heat at low temperature is rejected into the low temperature reservoir TL. So the system is a cyclic process. System जो है continuously work करेगा। जो processes होंगे वो सारे के सारे all processes are irreversible. All processes are internally रिवर्सिबल। अब इंटरनली रिवर्सिबल का यहाँ पे क्या मतलब है कि व्हेन यू इम्प्लीमेंट इन अदर डायरेक्शन, लाइक अभी जो हमारा प्रोसेस हुआ है वो किस डायरेक्शन में, TS से TL की डायरेक्शन में। व्हेन द सिस्टम रीचेस टू TL again we have to move towards the TH, तो इट मीन्स जब सिस्टम TL से TH के ऊपर वापस जाएगा तो एग्जैक्टली जो इंट्रैक्शंस टेक्स प्लेस होंगी वो एग्जैक्टली इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन होंगी। ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करेंगी तो जो नेट चेंज आता है जिसे हम कहते हैं कि नेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू जीरो। इस वजह से हम कहते हैं कि हमारे सारे के सारे प्रोसेसेस क्या हैं, दे आर ऑल द इंटरनली रिवर्सिबल। थर्मोडायनामिक रिप्रेजेंटेशन क्लियर है सबको? जी क्लास जी। यहाँ तक? अच्छा, अब हम प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट प्रोसेस क्या होगा, लेट्स से वी कॉल द प्रोसेस नंबर 1 to 2। अब फर्स्ट प्रोसेस क्या है, हीट एडिशन का प्रोसेस है। हीट एडिशन किसके ऊपर हो रहा है, हाई टेम्परेचर रेजरवायर से कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर। सो वी विल राइट आइसोथर्मल, आइसोथर्मल हीट एडिशन प्रोसेस।
आइसोथर्मल हीट एडिशन फ्रॉम हाई टेम्परेचर रिजर्वायर TH। लेट्स हम कहते हैं जो हीट एडिशन हुआ दैट इज द Q1। अच्छा, उसके बाद 1 to 2 हमने लिख दिया। अब नेक्स्ट प्रोसेस है 2 to 3। 2 to 3 प्रोसेस क्या होगा? वर्क हो रहा है, हमें पता है कि वर्क हमेशा किस केस में होता है, एक्सपेंशन के केस में वी विल गेट सम वर्क आउटपुट। तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस होगा? सिस्टम जो है आइडियल है हमारे पास और सारा के सारा इंसुलेटेड, नो हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस विद द एक्सटर्नल सिस्टम। तो हमारे पास, क्योंकि हमारी फर्स्ट एजम्पशन थी जब हमने साइकिल्स लिखी थी, तो यहाँ पे हमारा जो 2 to 3 प्रोसेस आ जाएगा दैट विल बी द एडियाबैटिक एक्सपेंशन। 2 to 3 इज द एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अच्छा, अब 2 to 3 हमारे पास क्या गया? एडियाबैटिक एक्सपेंशन। नाउ 3 to 4। अब 3 to 4 सिस्टम कहाँ पे हीट रिजेक्ट करेगा? इनटू द लो टेम्परेचर रेजरवायर, कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर हीट रिजेक्शन। लेट्स से वी कॉल दिस हीट इज Q3। हीट रिजेक्शन isothermally, or simply we can write at constant temperature। एंड 4 to 1। अब सिस्टम कहाँ पे आ गया? बॉटम के ऊपर आ गया है। अब हमने सिस्टम को वापस कहाँ लेके जाना है? हाई टेम्परेचर के ऊपर। सिस्टम को लो से हाई के ऊपर लेके जाने के लिए वी हैव टू डू सम वर्क। और वर्क इनपुट किस तरह प्रोवाइड करते हैं? विद द हेल्प ऑफ कंप्रेशन। तो 4 to 1 जो प्रोसेस होगा दैट विल बी द एडियाबैटिक compression प्रोसेस। तो ये हमारे पास 4 प्रोसेसेस होते हैं विद इन द कार्नर साइकिल, जिनको हम यहाँ पे साइकिल से शो किया है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें। क्लास, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें। इसकी साइकिल का थोड़ा सा फिर से बता दें। क्या फिर से बताऊं? ये TH और Q1। इसको भी हम जब पीवी डायग्राम पे ड्रॉ करते हैं तो वहां से आपको ज्यादा बेहतर क्लियर हो जाएगा, वो भी देख मीन्स ले ये जो पहले। आपने ऊपर डायग्राम बनाई है ये एक दफा थोड़ा सा दे दें क्योंकि मैं लेट ज्वाइन हुआ था थोड़ा सा। दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ कि वी हैव हल्का सा टू कर टेम्परेचर दें। रेजरवायर, वन इज द TH, सेकंड वन इज द TL। TH जो है वो टेम्परेचर, इसको हम कह देते हैं दिस इज एट टेम्परेचर T1। और TL जो है दिस इज एट टेम्परेचर T3। सिस्टम ने इन बिटवीन 2 टेम्परेचर रेजरवायर एक डिवाइस लगी हुई है जिसे हमने क्या कहा? दिस इज द इंजन। अब सिस्टम ने हीट लेनी है हाई टेम्परेचर रेजरवायर से Q1, और हीट किसको दे दी है? ये हमारे पास ये इंजन जो है ये सिस्टम है, इसने हीट ली टेम्परेचर T1 के ऊपर। हीट कितनी क्वांटिटी है? Q1। जब इसने हाई टेम्परेचर हीट ली तो वो किस में कन्वर्ट हुई? हीट कन्वर्ट हुई वर्क में। वर्क में कन्वर्ट हुई तो जो रिमेनिंग एनर्जी थी लो टेम्परेचर के ऊपर उसको कहाँ पे रिजेक्ट कर दिया है? लो टेम्परेचर रेजरवायर TL के अंदर। अब सिस्टम कहाँ पर आ गए? बॉटम के ऊपर आ गए। सिस्टम को वापस टॉप पे लेके जाने के लिए कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क किस फॉर्म में होगा? कंप्रेशन में। तो यहाँ पे दोबारा कंप्रेस करेंगे सिस्टम को और सिस्टम वापस कहाँ पे चला जाएगा? हाई टेम्परेचर TH के ऊपर जो है वो वापस आ जाएगा। सो दिस इज द कंप्लीट साइकिल। क्लास क्लियर है डायग्राम सबको? जी मैं सब ठीक हो गया। अच्छा, अब हम इसकी PV और TS डायग्राम ड्रॉ करते हैं। TS डायग्राम के ऊपर दिस इज द एंट्रोपी एक्सिस एंड दिस इज द टेम्परेचर एक्सिस। अच्छा, अब हमारे पास क्या होता है जब हम TS डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो ये PV डायग्राम में मैं यहाँ पे इस PV डायग्राम के ऊपर अब मैं PV डायग्राम के ऊपर ये जो रेड के साथ लाइन शो कर रही हूँ, इस पूरी लाइन के ऊपर टेम्परेचर कांस्टेंट है। अगर हमने एक ही डायग्राम के ऊपर मल्टीपल चीजों को शो करना हो तो हमारे पास ये प्रेशर एक्सिस है, ये वॉल्यूम एक्सिस है। अब ये जो है इस पूरी लाइन के ऊपर प्रेशर कांस्टेंट है, इस लाइन के ऊपर हमारे पास जो है अगर हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक लाइन मार्क करते हैं तो इस पूरी लाइन के ऊपर वॉल्यूम कांस्टेंट आएगा। इसी तरह इस कर्व लाइन के ऊपर ये जो मैंने रेड के साथ शो किया इसके ऊपर टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। अब मेरे पास कितने टेम्परेचर हैं? 2 टेम्परेचर हैं, वन इज द TL हाई टेम्परेचर और सेकंड वन इज द लो टेम्परेचर। लेट्स से मैं कहती हूँ दिस इज द हाई टेम्परेचर TH या फिर T1 टेम्परेचर है।
और एक हमारे पास क्या है TL, लो क्या टेम्परेचर मतलब है। टेम्परेचर जब कांस्टेंट है तो फिर हाई कैसे हो गया? मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, इसकी बात कर रही हूँ ना, ये हमारे पास टेम्परेचर TH। जी मिस। मिस यानी कि लेकिन आपने इस, कहा नहीं कि लाइन में क्या कहते हैं टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। मैं कह रही हूँ इस लाइन के ऊपर टेम्परेचर की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी ना, अच्छा। इस लाइन के ऊपर टेम्परेचर की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। सही। मैंने यहाँ पे पीवी डायग्राम के ऊपर इस सारे जो हमारे प्रोसेस इनको शो करने लगे। अच्छा, अब यहाँ पे पहले मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, यहाँ पे कोरिस्पॉन्डिंगली ये हाई टेम्परेचर आ गया और ये मेरे पास क्या आ गया, लो टेम्परेचर आ गया। अच्छा, अब सबसे पहला प्रोसेस देखें क्या है, आइसोथर्मल हीट एडिशन। आइसोथर्मल हीट एडिशन किसके ऊपर हो रहा है, TH के ऊपर। तो मैंने यहाँ से ये एक लाइन ड्रॉ कर दी, प्रोसेस 1 से लेके 2 तक की। अच्छा, अब 2 to 3 प्रोसेस देखें, दैट इज द एडियाबैटिक एक्सपेंशन। जब सिस्टम के अंदर हीट एडिशन होगा, एडियाबैटिक हमने कहा है। अब यहाँ पे इसकी वजह से सिस्टम की एंट्रोपी क्या होगी, डिक्रीज होगी। सिस्टम की एंट्रोपी डिक्रीज होके हमारे पास यहाँ से, हाँ जी बताएं, सिस्टम की एंट्रोपी डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी। हम दोबारा से क्वेश्चन करिए। दोबारा कर रही हूँ। अब जब सिस्टम के अंदर हमने हीट एडिशन किया फ्रॉम पॉइंट 1 से लेके पॉइंट 2 तक, तो सिस्टम की एंट्रोपी कहाँ से, हीट S1 से एडिशन में एंट्रोपी इंक्रीज इंक्रीज होके, होती है। बिल्कुल S1 से इंक्रीज होके कहाँ पर आ जाएगी, S2 पे। S2 के ऊपर आ S2 पे जाएगी। चल जाएगी। अच्छा, अब 2 to 3 प्रोसेस देखें, दैट इज द एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक है, हमने सिस्टम को इंसुलेट किया हुआ, नो हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस। अब सिस्टम जो है वो उसका टेम्परेचर रिड्यूस, वर्क डन हुआ है। एक्सपेंशन का प्रोसेस है, हमें पता है एक्सपेंशन की वजह से ये टेम्परेचर डिक्रीज होके कहाँ पर आ गया, ये लो टेम्परेचर के ऊपर आ गया, TL के ऊपर आ गया। देखिए मैम ये जो ऊपर डायग्राम बनी हुई है ये किस चीज की डायग्राम है ये? ये जो डायग्राम मैंने शो की है कार्नेट ये साइकिल की। ठीक है, तो मैम कार्नेट साइकिल यूज कहाँ पे होता है, इसका बेसिक पर्पस क्या इज है? द आइडियल साइकिल। इस साइकिल को बेस बनाते हुए हम बाकी साइकिल्स जो है वो ड्रॉ करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो मैम इसका पर्पस क्या होता है बनाने का, यूज कहाँ पे होता है ये? मैंने अभी तो बताया कि दिस इज द आइडियल साइकिल। इस साइकिल को बेस बनाते हुए हम बाकी साइकिल्स की जो है वो परफॉर्मेंस कैलकुलेट करते हैं। यस ठीक है, थैंक यू। अच्छा, अब 2 to 3 प्रोसेस क्या हो गया, एडियाबैटिक एक्सपेंशन का। एक्सपेंशन की वजह से टेम्परेचर डिक्रीज होके हाई से कहां पर आ गया, लो के ऊपर आ गया। अब फाइनली 3 to 4 प्रोसेस क्या, हीट रिजेक्शन का। अगेन दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो यहाँ ये हमारे पास बैक 3 to 4 बैकवर्ड्स में हो प्रोसेस आ जाएगी। गया। उसके बाद हमारे पास फाइनली 4 to 1 प्रोसेस क्या है, एडियाबैटिक कंप्रेशन का। ये कंप्रेशन की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मिस फोर यहाँ पे टू वन कंप्रेशन हो रही है या प्रोसेस एक्सपेंशन आ हो रही जाएगा। कंप्रेशन कहाँ पर, है? मिस 2 से 3 पे कंप्रेशन नहीं हो रही। 2 to 3 एक्सपेंशन हो रही है। अच्छा एक्सपेंशन हो रही है। 2 to 3 अच्छा अच्छा। एक्सपेंशन है, और 4 to 1 जो है हमारे पास क्या, दिस इज द कंप्रेशन। कंप्रेशन की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होता है, एक्सपेंशन की वजह से टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज जी। होता है। सो दिस ओके इज द ठीक है। TS डायग्राम फॉर द कार्नेट साइकिल। TS डायग्राम क्लियर है सबको। जी मिस ठीक जी है। मिस क्लियर है, जी मिस क्लियर है। अच्छा, अब हम इसकी पीवी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अब पीवी डायग्राम में देखें, अगेन सबसे पहले हमारे पास क्या, आइसोथर्मल हीट एडिशन। अभी मैंने आपको बताया इस पूरी लाइन के ऊपर टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो मैं यहाँ से हीट एडिशन का प्रोसेस स्टार्ट करती हूँ। दिस इज द प्रोसेस 1 से लेके ये मेरे पास प्रोसेस 2 क्या आ गया, हीट एडिशन। अब 1 से 2 टेम्परेचर हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर है ये पॉइंट। जी जी मिस। मिस ठीक है। लेकिन 2 से 3 क्या है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अब मुझे बताएं, एक्सपेंशन की वजह से वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब लेट्स जी से मिस। दिस इज द वॉल्यूम V1, दिस इज द वॉल्यूम V2। अब फाइनली वॉल्यूम इंक्रीज होके कहाँ पे आ जाएगा, हम कहते हैं वॉल्यूम V3 के ऊपर। तो यहां से मैंने,
और सिस्टम ने कहाँ पर आने, टेम्परेचर T3 के ऊपर। तो ये मैंने 2 से प्रोसेस स्टार्ट किया और कहाँ तक आ गई मैं, ये सिस्टम ये पॉइंट 3 के ऊपर आ गई। कोरस्पॉन्डिंगली वॉल्यूम इंक्रीज होके हो गया V3 और टेम्परेचर डिक्रीज होके क्या हो गया, दिस इज द टेम्परेचर TL और द टेम्परेचर T3। 2 to 3 प्रोसेस क्लियर है सबको? मतलब मिस जो कांस्टेंट होगा वो सिर्फ 1 से 2 पे होगा, उससे आगे नहीं होगा? 1 से 2 पे कांस्टेंट है, उसके बाद 2 से 3 पे हमारे पास क्या है, एंट्रोपी कांस्टेंट है। अच्छा मिस, जो 2 से ऑनवर्ड जो रेड लाइन जा रही है वहां पे 2 से 3 जो ऑनवर्ड, इस पूरी रेड लाइन के ऊपर, इस रेड पूरी लाइन जा रेड रही लाइन के ऊपर टेम्परेचर कांस्टेंट है। है। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। ठीक है, 1 से 2 जो है वो ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर है हमारे पास। अच्छा ठीक हो गया। इस चीज को आप रेड लाइन को कंफ्यूज इसलिए कर रहे हैं, साथ में दोबारा देखिए, मैं यहाँ पे जैसे मेरे पास ये देखें, ये एक्सिस है, ये वॉल्यूम है। अब वॉल्यूम, इस पूरी लाइन के ऊपर वॉल्यूम कांस्टेंट है, इस पूरी लाइन के ऊपर प्रेशर कांस्टेंट है, इसी तरह इस पूरी लाइन के ऊपर टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक ठीक हो गया मिस। अच्छा, अब 2 to 3 प्रोसेस के बाद 3 to 4 अगेन हमारे पास क्या है, आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन। दिस इज द Q3 एंड दिस इज द Q1। अब हीट रिजेक्शन कहाँ पर हुई है, आइसोथर्मली। इस पूरी लाइन के ऊपर टेम्परेचर कांस्टेंट है, यहाँ पे पूरी लाइन के ऊपर टेम्परेचर क्या होगा हमारे पास, T3। तो T3 कहाँ से कहाँ तक हुई है, 4 टेम्परेचर तक। तो 4 टेम्परेचर हमारे पास, लेट से हमारे पास, सॉरी 4 वॉल्यूम तक। तो ये हमारे पास 3 to 4 जो है हमारे पास प्रोसेस आ गया आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन का। एंड फाइनली 4 to 1 क्या प्रोसेस है, कंप्रेशन का। 4 से ये 4 से 1 प्रोसेस आ गया आइसो एडियाबैटिक कंप्रेशन का। सो दिस इज द पीवी डायग्राम फॉर दिस साइकिल। क्लास ठीक हो डायग्राम गया क्लियर है सबको? जी, मैं समझ आ गई। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 4 वॉल्यूम आ गए, ये वॉल्यूम कितना आ जाएगा, दिस वॉल्यूम विल बी द V4। कोरस्पॉन्डिंगली ये प्रेशर क्या आ जाएगा, P1। ये प्रेशर क्या आ जाएगा, P2। ये प्रेशर क्या आ जाएगा, दिस विल बी द P3 एंड दिस इज द P4 प्रेशर। अच्छा यहाँ मिस, तक अभी इस डायग्राम से हम क्या क्या चीजें कंक्लूड कर सकते हैं, अगर कंक्लूड मैं करें तो? बताती हूँ, पहले आप सबको डायग्राम ड्रॉ करना सबको क्लियर है? जी मिस, बहुत समझ आ गई है। अच्छा, जी मिस अब क्लियर हमारे, है। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप इज टू हैव टू कैलकुलेट द वर्क एंड द एफिशिएंसी। क्लास में से 20 स्टूडेंट में से मुझे 2 की आवाज आ रही है, बाकी सब सोए में ही है, बाकी सबको बहुत समझ आ रही है। नो मैम। नो मींस कुछ भी समझ नहीं आ रही। आ रही है मिस, आ रही है। अच्छा, अब उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप क्या है, इज टू वी हैव टू कैलकुलेट द वर्क। अच्छा, अब वर्क हमें कैलकुलेट करने के लिए हमने प्रोसेसेस को स्टेप बाय स्टेप लेके चलना होता है। अब आपके पास ये आपको ड्रॉ करके इस तरह दिखाने का पर्पस है। लेट्स से इफ यू आर गिवन सम प्रोसेस टीएस डायग्राम एंड यू हैव टू आस्क कि कैन ड्रॉ द पीवी डायग्राम। तो आपको पता होना चाहिए कि टीएस डायग्राम से हम पीवी डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, पीवी डायग्राम से हम टीएस डायग्राम किस तरह ड्रॉ करते हैं। तो ये दोनों चीजें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए कि हमारे पास दोनों डायग्राम से, अगर हमारे पास पीवी डायग्राम गिवन है तो उससे हमने टीएस डायग्राम को कैसे ड्रॉ करना है, और अगर टीएस डायग्राम गिवन है तो उससे हमने पीवी डायग्राम को किस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। मिस अच्छा, टीएस तो जो सेम ही रहेगी ना हर दफा तो? टीएस डायग्राम जी मिस। नहीं, क्यों सेम रहेगी, अब ये तो हमारे पास प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है ना। नहीं मिस, आइडियल कंडीशन की हम लोग आइडियल ही डिस्कस कर रहे हैं ना, तो आइडियल में तो सेम ही रहनी हाँ, चाहिए। आइडियल के केस में सेम रहेगी, आइडियल के केस जी। में बिल्कुल सेम रहेगी। अच्छा, अब 1 से 2 सबसे पहला प्रोसेस क्या था, आइसोथर्मल हीट एडिशन का। एंड वी नो दैट व्हेनेवर द हीट इज एडेड एट कांस्टेंट टेंपरेचर, प्रेशर इज inversely proportional to volume, so we can write P1 V1 is equal to P2 V2। अब मैं इसका स्टेप बाय स्टेप वर्क मैं दोबारा से कैलकुलेट नहीं करूंगी, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया है कि कांस्टेंट टेंपरेचर के लिए वर्क डन किस तरह कैलकुलेट करते हैं। तो जो वर्क डन यहाँ से मेरे पास आता है W, that will be equal to P1 V1 natural log of V2 by
V1 और PV की जगह पे अगर हम MRT पुट करें तो इट इज इक्वल टू MRT1 natural log of V2 by V1. So this is the work done for process 1 to 2. अच्छा, अब यहाँ पे देखिए क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस है 1 से 2 देखिए आप में से किसी ने क्वेश्चन नहीं किया कि 1 to 2 प्रोसेस क्या था, दैट इज द आइसोथर्मल हीट एडिशन ड्यू टू साइक्लिक प्रोसेस डेल्टा U इज इक्वल टू 0, सो Q किसके इक्वल आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू W, सो दिस इज बेसिकली द Q, आप इसको Q1 का नाम भी दे सकते हैं, या हीट एडिशन प्रोसेस यहाँ पे Q1 और डेट इज इक्वल टू W1 to 2 और वो हमारे पास किसके इक्वल आ गया MRT1 नेचुरल लॉग ऑफ V2 by V1. क्लास क्लियर है ये पॉइंट? जी मिस। जी मिस ठीक है। अब नेक्स्ट 2 to 3 प्रोसेस पे आ जाते हैं, दैट इज द एडियाबैटिक एक्सपेंशन. मैम ये वाला पॉइंट एक दफा फिर बताइए, मैं डिस्कनेक्ट हो गया। मुझे नहीं आई है आपकी आवाज, दोबारा बोलो. मैं कह रहा हूँ कि ये पीछे वाला पॉइंट दोबारा बता दें, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। आपकी आवाज ही नहीं आ रही बिल्कुल भी. मिस वो कह रहा है कि पीछे वाला पॉइंट वो दोबारा रिपीट कर दें, एक दफा उसका डिस्कनेक्ट हो गया था। मैंने बताया है क्योंकि हमारे पास साइक्लिक प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या होता है, जीरो के इक्वल होता है, नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो हीट किसके इक्वल आ जाएगा, नेट हीट विल बी इक्वल टू द नेट वर्क. तो मैंने इस वजह से यहाँ पे जो Q1 to 2 है वो किसके इक्वल आ जाएगा, W1 to 2 के इक्वल आ जाएगा, और उसकी वैल्यू क्या है ये ऑलरेडी आप लोगों को लेक्चर्स के अंदर बताया हुआ है कि आइसोथर्मल के केस में वर्क डन किस तरह कैलकुलेट करते हैं. अब 2 to 3 प्रोसेस के एडियाबैटिक एक्सपेंशन, सो वी नो दैट P2 V2 gamma is equal to P3 V3 gamma, ये आ जाएगा हमारे पास. तो इसके लिए हमारे पास जो वर्क डन आता है W इज इक्वल टू P2 V2 माइनस P3 V3 डिवाइडेड बाय gamma माइनस 1, और सिंपली MR T2 माइनस T3 divided by gamma minus 1. So this is the work done for process 2 to 3. अब मुझे बताओ ये वर्क डन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा मैम, क्योंकि दिस वर्क डन विल बी पॉजिटिव, क्योंकि ये प्रोसेस क्या है, एक्सपेंशन का प्रोसेस है, तो दैट वाई वर्क इज डन बाय द सिस्टम, सो दैट दिस वर्क डन विल बी पॉजिटिव. नेक्स्ट आ जाए 3 to 4 के ऊपर. दिस इज द isothermal heat rejection process. अगेन टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, P3 V3 इज इक्वल टू P4 V4. तो जो वर्क डन यहाँ से आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू P3 V3 नेचुरल लॉग ऑफ V4 बाय V3, और सिंपली वी कैन राइट MR T3 नेचुरल लॉग ऑफ V4 by V3. Again delta U is equal to 0, W is equal to Q, so this W is equal to Q3. Heat rejection वो किसके इक्वल आ जाएगी, हमारे पास वर्क डन फ्रॉम 3 to 4 के इक्वल आ जाएगी. लास्ट प्रोसेस आ जाता है 4 to 1. इस सब हीट रिजेक्शन हो रही है तो क्या इसको इंडिकेट नहीं करेंगे नेगेटिव साइन से? अब मैं वही बताने लगती हूँ. अब यहाँ पे हमारे पास 1 to 2 प्रोसेस पॉजिटिव था, अब यहाँ पे जो हीट रिजेक्शन होगी दैट विल बी नेगेटिव. अब नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि दिस हीट रिजेक्शन प्रोसेस इज द दिस सिस्टम से हीट हमने ले लिए, तो इस वजह से प्रोसेस क्या हो गया है, नेगेटिव हो गया है, तो आप उसके साथ माइनस साइन जो है वो इंडिकेट करेंगे. अब 4 to 1 प्रोसेस हमारे पास क्या आ जाएगा, P4 V4 gamma is equal to P1 V1 gamma. compression का प्रोसेस है W4 to 1, this will be equal to P4 V4 minus P1 V1 divided by gamma minus 1, और MR T4 minus T1 divided by gamma minus 1. हाँ जी मुझे बताओ ये वर्क डन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? मैम ये नेगेटिव होगा. वर्क डन भी हमारे पास क्या नेगेटिव होगा, क्योंकि वर्क इज डन ऑन द सिस्टम है. ऑन द सिस्टम. जी मिस. हाँ जी क्लास यहाँ तक क्लियर है सबको? जी मिस. जी मिस. चले अब हमने क्या करना है, सिस्टम का साइकिल का नेटवर्क जो है वो कैलकुलेट करना है.
the network cycle that will be equal to area under the cycle, or simply we can write work done from 1 to 2 plus work done from 2 to 3 plus work done from 3 to 4 plus work done from 4 to 1। अगर इन सब वर्क डन को कैलकुलेट कर लें तो हमारे पास कंप्लीट साइकिल का जो है वो वर्क डन आ जाएगा। अब स्टेप 1 बाय 1 वैल्यूज पुट करते हैं। हाँ जी, वर्क डन फॉर 1 to 2 हमारे पास किसके इक्वल था, डेट इज इक्वल टू MR T1 नेचुरल लॉग ऑफ V2 बाय V1। 2 to 3 हमने कैलकुलेट किया, वो हमारे पास आ गया MR T2 माइनस T3 डिवाइडेड बाय गैमा माइनस 1। वर्क डन 3 to 4 नेगेटिव था, MR T3 नेचुरल लॉग ऑफ V3 बाय V4। और वर्क डन 4 to 1 अगेन हमारे पास नेगेटिव है, तो MR T1 माइनस T4 डिवाइडेड बाय गैमा माइनस 1। अच्छा, अब एक चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना है, जैसे यहाँ पे देखिए मैंने P4 से P1 लिखा है, तो P4 मैंने यहाँ पे ऑलरेडी उस नेगेटिव साइन को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया है। इस चीज का आपने ख्याल रखना है। अगर आप P4 यहाँ से आ जाए, अब देखें अगर आप 4 to 1 प्रोसेस लिख रहे हैं तो आपने साथ में नेगेटिव साइन शो कर दी है। अगर आप 1 to 4 प्रोसेस लिख रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली वो नेगेटिव साइन, जिसमें आपको वहां पे आप नेगेटिव साइन शो नहीं होगा, लेकिन वहां पे आपको मेंशन करना पड़ेगा कि वर्क इज डन ऑन द सिस्टम था, तो इस वजह से आपने T1 से T4 किया तो आपके वर्क डन क्या आ जाएगा, नेगेटिव आएगा। ये पॉइंट क्लियर है सबको? इसी एक दफा दोबारा बता दीजिए। मैं दोबारा बता रही हूँ, अगर आप 1 से 4 करते हो, देखो T1 हाई टेम्परेचर है, T4 लो टेम्परेचर है, तो T1 माइनस T4 करोगे तो आंसर आपका पॉजिटिव आएगा, ऐसे ही है। जी मिस बिल्कुल। लेकिन अगर आप T4 माइनस T1 करोगे तो आंसर आपका नेगेटिव आएगा। अब जब आपके यहाँ पर आंसर नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करेगा, आपने वहां पे एक्सप्लेन कर देना कि नेगेटिव साइन इज बिकॉज वर्क इज डन ऑन द सिस्टम है। और जब आपने अगर T1 माइनस T4 किया तो पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन आपको पता है कि वर्क इज डन ऑन द सिस्टम है, तो फिर नीचे आप डिस्क्रिप्शन में लिख दोगे कि वर्क इज डन ऑन द सिस्टम था, तो ये सिस्टम क्या होना चाहिए, ये वर्क डन क्या होना चाहिए, इट शुड बी द नेगेटिव। जी मिस ठीक है। तो ये बताने का पर्पस है कि इट्स नॉट अ कन्वेंशन कि आपने टीम हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल ही करना। अगर आप इनिशियल माइनस फाइनल करते हो अपने आंसर को पॉजिटिव रखने के लिए, तो उस केस में आपने साथ में नेगेटिव साइन जो उसकी डिस्क्रिप्शन दे देनी है। दैट्स इट। जी मिस ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब यहाँ से साइकिल से देखिए, कैन आई राइट T1 इज इक्वल टू T2 एंड T3 इज इक्वल टू T4? जी मिस कर सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट लाइन है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाए, अगर मैं T2 की जगह पे पुट कर दूं T1 और T3 की जगह पे पुट कर दूं T4, तो आप देखिए MR माइनस T4 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। रिमेनिंग वी विल गेट MR नेचुरल लॉग ऑफ V2 बाय V1 माइनस MR नेचुरल लॉग ऑफ V3 बाय V4। क्लास क्लियर है यहाँ तक सबको? यस मैम। जी मिस। अच्छा, अब वर्क डन के लिए फर्दर इसको सिंपलीफाई करने के लिए आप लोगों की बुक में इसको फर्दर सिंपलीफाई किया हुआ है, उसमें हमने क्या कैलकुलेट करना एमआर है, को कॉमन ले लेंगे। इन चीजों, ये रेशियोज को निकालनी है। पहले एमआर को हमने कॉमन लेना है, तो उसके लिए हमें V2 बाय V1 और V3 ln V2 माइनस ln V1 हो जाएगा। रेशियो जो है वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अच्छा, अब प्रोसेस के ऊपर आ जाए। प्रोसेस 2 to 3 एंड प्रोसेस 3 to 4 to 1 जो है उसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। अब प्रोसेस for process 2 to 3 क्या प्रोसेस था, P2 V2 gamma is equal to P3 V3 gamma and we can write PV, क्योंकि हमने पहले क्या किया, हम जब assumptions लिखी थी
परफेक्ट गैस है तो हम ये रिलेशन यूज कर सकते हैं, पीवी इज इक्वल टू एम आर टी। तो यहाँ से अगर मैं पी को एक्सट्रैक्ट करूँ तो डेट विल बी इक्वल टू, अगर और एम जो है मेरे पास, लेट्स से वी कॉल दिस एम इज इक्वल टू 1 kg, तो यहाँ से आ जाएगा आर टी डिवाइडेड बाय वी। ये पी की वैल्यू पुट करते हैं, लेट्स से कॉल दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, दिस इज द इक्वेशन नंबर ए, पुट ए इन 1, वैल्यू पुट करें, क्या आ जाएगा हमारे पास P2 और P3 की जगह पे, तो R कांस्टेंट है, RT2 डिवाइडेड बाय V2, V2 पावर गैमा, यहाँ से क्या आ जाएगा RT3 डिवाइडेड बाय V3, V3 पावर गैमा, R से R कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग वी गेट T2। बेस सेम हो तो पावर ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाती है, डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट होती है, V2 ये पावर गैमा है, इसकी पावर 1 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी -1। इसी तरह T3 V3 पावर गैमा -1। तो यहाँ से मैंने एक वॉल्यूम रेशियो बना ली, T3 T2 डिवाइडेड बाय T3 इज इक्वल टू V3 डिवाइडेड बाय V2 होल पावर गैमा -1। और इस इक्वेशन को मैंने नाम दे दिया है इक्वेशन नंबर 1A का। ये इसकी पावर में गैमा -1 क्यों मैंने भी लिखा गया? बताया कि बेस सेम हो तो पावर ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाती है, मल्टीप्लिकेशन के केस में पावर ऐड हो जाती है और डिवीजन के केस में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, ये जी भी मिस V2 है ठीक है। ये भी V2 है, इस वजह से। अच्छा, अब जी ये मिस ठीक प्रोसेस है। 2 to 3 के लिए की है, अब नेक्स्ट प्रोसेस हम करते हैं प्रोसेस 4 to 1 के लिए। फॉर प्रोसेस एडियाबैटिक प्रोसेस है जो हमारे पास, तो 4 सिमिलरली जब हम यही काम प्रोसेस 4 से 1 के लिए करते हैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, P4 V4 गैमा इज इक्वल टू P1 V1 गैमा। आपने अगेन यहाँ पे भी P की वैल्यू सेम वैसे पुट की जैसे हमने वहां पुट की थी, PV इज इक्वल टू MRT। तो यहाँ से मेरे पास जो रेशियो बनती है T1 डिवाइडेड बाय T4 इज इक्वल टू V4 डिवाइडेड बाय V1 पावर गैमा -1। अच्छा, अभी हमने लिखा था T1 किसके इक्वल है, T2 के, और T3 किसके इक्वल है, T4 के इक्वल है। इस इक्वेशन में T1 की जगह पे पुट कर दो T2 और T4 की जगह पे वी कैन राइट T3। तो आप यहाँ से देखो दोनों की इक्वेशन नंबर 1A और इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं 1B का, V4 by V1 होल पावर गैमा -1, दिस इक्वेशन इज 1B। अब आप देखो इक्वेशन नंबर 1A और 1B दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो दोनों की राइट हैंड साइड्स को भी इक्वेट कर सकते हैं। सो इक्वेटिंग 1A एंड 1B, तो क्या आ जाएगा हमारे पास V4 by V1 गैमा -1 इज इक्वल टू V3 by V2 होल पावर गैमा -1। दोनों की पावर्स कैंसिल हो जाएंगी तो यहाँ से हमारे पास वॉल्यूम रेशियो आ जाते हैं V4 by V1 इज इक्वल टू V3 by V2। क्लास ये पॉइंट क्लियर है सबको? जी यस मिस। मिस। मैम अब जो यहाँ से T2 ओवर यस मैम। T2 ओवर T3 किया, ये सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाली इक्वेशन के इक्वल करने के लिए किया। बिल्कुल जी मिस ठीक है। ठीक है। अब यहाँ से देखिए हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें वॉल्यूम रेशियो चाहिए V3 by V4 एंड V2 by V1। तो यहाँ से V2 अगर मैं उधर ले जाऊं तो V2 by V1 किसके इक्वल आ गया, V3 by V4। इट मींस वॉल्यूम रेशियोज हमारे पास क्या आ गई, इक्वल आ गई। इस इक्वेशन में पुट कर दे, V2 by V1 किसके इक्वल है, V3 by V4 के। तो यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, MR T1 माइनस T3 नेचुरल लॉग ऑफ कोई एक वॉल्यूम रेशियो लिख दें, चाहे V2 by V1 लिख दें, चाहे V3 by V4 लिख दें। सो दिस इज द नेट वर्क आउटपुट फॉर दिस साइकिल, MR T1 माइनस T3 डिवाइड इनटू नेचुरल लॉग ऑफ V2 by V1। क्लास क्लियर है नेटवर्क? जी मैं समझ आ अब गया। नेक्स्ट हमने जी क्या मिस। कैलकुलेट जी करनी है, मिस। एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है। वी नो दैट एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू आउटपुट ओवर इनपुट। आउटपुट ये है, इनपुट हमारे पास जितनी हमने हीट सप्लाई की है दैट इज Q1 to 2। तो हमारे पास अब इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। W भी हमने कैलकुलेट किया, किसके इक्वल आया, MR T1 माइनस T3 नेचुरल लॉग ऑफ V2 by V1 डिवाइडेड बाय Q1 to 2। देख लिया हमारे पास क्या था, हमने निकाला MR T1 नेचुरल लॉग ऑफ V2 by V1। MR
T1 नेचुरल लॉग ऑफ V2 बाय V1। ये देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, सॉरी T1 नहीं कैंसिल होगा, T1 माइनस T3 और T1 हो जाएगा ना मिस। जी MR नेचुरल लॉग ऑफ V2 बाय V1 मल्टीप्लाई बाय T1। तो नेचुरल लॉग ऑफ V2 ये से कैंसिल, MR से MR कैंसिल, तो बाकी हमारे पास जो रह जाएगा इट विल बी T1 माइनस T3 डिवाइडेड बाय T1। तो यहाँ से 1 माइनस T3 बाय T1, दिस विल बी द साइकिल एफिशिएंसी। So this is the Carnot cycle efficiency. So if we want to, Carnot कहते हैं कि efficiency क्या 100% है, अप्रोक्सीमेटली 100% है। यहाँ से देखिए अगर हम किसी साइकिल की एफिशिएंसी इंक्रीज करना चाहते हैं तो क्या करना होगा, दो टेम्परेचर लिमिट्स है हमारे पास कार्नेट के अंदर, एक है हाई टेम्परेचर, एक है लो टेम्परेचर T3। इट मींस अगर हमने साइकिल की एफिशिएंसी इंक्रीज करनी है, इफ यू वांट टू इंक्रीज द एफिशिएंसी, सो व्हाट वी हैव टू डू, हमें T3 को डिक्रीज करना होगा एज मच एज पॉसिबल, और T1 को इंक्रीज होना होगा एज मच एज पॉसिबल। अब T1 को हम एक लिमिट से ज्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते। लेट्स से आपके पास एक मटेरियल है जिसका आपने इंजन डिजाइन किया है, वो मैक्सिमम टेम्परेचर बियर कर सकता है 1000 डिग्री सेल्सियस तक। आपके पास आप टेम्परेचर अगर 2000 डिग्री सेल्सियस रेज करोगे तो डेफिनेटली यू हैव टू चेंज द मटेरियल। तो वहां पे जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास कुछ मटेरियल कॉन्स्ट्रेंट्स आ जाती हैं। ड्यू टू दीज कॉन्स्ट्रेंट वी कैन नॉट इंक्रीज द टेम्परेचर अबव दैट रेंज। तो T1 को तो हम एक सर्टेन लिमिट के बाद इंक्रीज नहीं कर सकते। इसलिए T3 क्या है, दैट इज द एग्जॉस्ट टेम्परेचर। अब एग्जॉस्ट का टेम्परेचर वो कह रहे हैं कि डिक्रीज करें, मिनिमम एग्जॉस्ट हो जो हम एटमॉस्फेयर में थ्रो कर रहे हैं। अब हमें पता है एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद जैसे जैसे टेम्परेचर ड्रॉप होता है तो फेज चेंज होना शुरू होती है। तो इस सर्टेन टेम्परेचर के बाद अगर तो सिस्टम की फेज चेंज हो जाएगी तो वहां पे सिस्टम जो है वो एग्जॉस्ट जो है वो उसके लिए फिर प्रॉपर एक हमें एक नया सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ेगा, कंडेंस हो। तो इस वजह से हम T3 को भी एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद जो है वो रिड्यूस नहीं कर सकते। तो हमारे पास ये कुछ कंस्ट्रेंट आ जाती है जिसकी वजह से एफिशिएंसी जो है वो लिमिट हो जाती है। तो ये दिस इज ऑल अबाउट द कार्नेट साइकिल। अगर यहाँ तो कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें। बस मतलब T3 पे हमें क्या कहते हैं मैक्सिमम कंप्रेशन करनी है, यही मतलब है इस बात का। T3 है एग्जॉस्ट का टेम्परेचर ना, एग्जॉस्ट जितने कम टेम्परेचर पे आप निकालोगे उतनी ज्यादा एफिशिएंसी ज्यादा होगी। तो अगर आप सिस्टम का टेम्परेचर डिक्रीज करते जाओगे, लेट्स से आप 0 डिग्री सेल्सियस तक चले गए हो, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे आपने एनर्जी तो मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट कर ली, लेकिन सिस्टम की फेज चेंज होना शुरू हो जाएगी ना टेम्परेचर के चेंज होने के साथ। ऐसे ही है मिस, ऐसे ही। तो फेज चेंज होने की वजह से एग्जॉस्ट को जो है वो हमें थ्रो करने में जो है वो पॉसिबल ही नहीं होगा। विद इन द सिस्टम और कॉम्प्लेक्सिटीज आती जाएंगी। तो दैट्स व्हाई वी कैन नॉट डिक्रीज और इंक्रीज द टेम्परेचर अबव और बिलो दैट सर्टेन रेंज। तो मिस वो ये जो रेंज है ये डिफर करती है हर सिचुएशन के हिसाब से। हर सिचुएशन के लिए हमारे पास सिस्टम टू सिस्टम। अच्छा अच्छा सही। क्लास यहाँ तक क्लियर है सबको? जी मिस क्लियर है। So this is the chapter number 13 from the Renerjoel। ये चैप्टर नंबर 13 है आपके पास Renerjoel का, आप वहां से इसको स्टडी कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम इसके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आज के लिए हमारा यहीं पे जो है वो लेक्चर। मैम पहले चैप्टर नंबर 4 पढ़ा हमने, फिर